अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। बात करूंगा आपसे मैं इस वीडियो में AMU B.Ed 2023 के बारे में पेपर सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूं। आज की वीडियो में सॉल्व करूंगा मैं इंग्लिश वाला पार्ट। 25 सवाल यहां से आते हैं, बहुत ही अहम पार्ट है ये, काफ़ी स्कोरिंग पार्ट होता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छे से आता है तो आप आराम से इसमें 18 नंबर तो आराम से स्कोर आप कर सकते हैं और अपना स्कोर 60-65 के ऊपर लेके जा सकते हैं। जिनको 2024 की तैयारी करनी है AMU B.Ed की, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जिन बच्चों को शॉर्ट बैच में जाना है, मैक्सिमम 30 के बैच में जाना है, वो मेरे आ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन बैच कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी आपको और आप हमें 100% सपोर्ट करेंगे, 200% आपका एडमिशन हो जाएगा AMU B.Ed 2024 में। दोस्तों सवाल देखेंगे आपको स्क्रीन पे। एक बात और, आपको नोट्स लेना है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। एजुकेशनल अफेयर के नोट्स बेस्ट देता हूँ मैं। मेरे नोट्स से आराम से 25 सवाल आते हैं, 15 से 20 सवाल मेरे नोट से हर बार आ जाते हैं, तो वो भी काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो आप मुझसे नोट्स भी ले सकते हैं। दोस्तों आपको सवाल देखेंगे स्क्रीन पे, मैं उनको सॉल्व करके बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कहाँ से आए थे। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपके लिए, पूरी देख लीजिएगा इसको। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा अपनी। 3 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, चौथा वर्ड्स आपको बताना उन जैसा, मतलब ये सिनोनिम टाइप के वर्ड हैं। आपके वर्ड्स हैं जैबर, प्रैटल, गैबिल। अब ये मुश्किल वर्ड्स हैं, आमतौर से हम इन टाइप के वर्ड्स को नहीं हम सुनते हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल लगा होगा बच्चों को। तो ये तीनों ही वर्ड बोलने के सेंस में आते हैं, जो बहुत बोलते हैं बिना बात के बोल रहे हो। तो इस जैसा 4th वर्ड आपके ऑप्शन में स्पीक, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, फिल इन द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इवेंट देन यू हैव ब्लैंक होल्ड इन 1930 इन कनाडा। तो आपको इसमें सही जो है वर्ब की फॉर्म बताना थी। अब ये पास्ट 1930 और मेन है यहाँ पर फर्स्ट कॉमनवेल्थ, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज, होल्ड का होता है हेल्ड, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इवेंट वॉज हेल्ड। यहाँ पर अगर वर हेल्ड होता तो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते। तो यहाँ दोस्तों क्या आएगा, वॉज हेल्ड इन 1930 इन कनाडा। ऑप्शन जो है सी सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड, जो बहुत लैंग्वेज जानता है उसे क्या बोलते हैं। सवाल बहुत बार आ चुका है, इसका आंसर होगा पॉलीग्लॉट। ऑप्शन भी सही आंसर है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था प्रीपोजिशन से, एक बहुत मुश्किल टॉपिक है ये। वी शुड अराइव, यहाँ पर 3 आपको दिए थे, एक ही में 3 चेक कर लिए एक ही सवाल के अंदर। वी शुड अराइव ब्लैंक देयर होम ब्लैंक टाइम ब्लैंक डिनर। तो यहाँ दोस्तों क्या होगा, वी शुड अराइव के बाद एट होगा, क्योंकि अगर आपको कहीं पहुँचना होता है तो अराइव के बाद एट आता है फिर। तो वी शुड अराइव एट देयर होम इन टाइम, है ना। टाइम, इन टाइम का मेरे तो होता है ऑन टाइम, मतलब बिल्कुल टाइम पर। इन टाइम क्या होता है, टाइम से थोड़ा पहले। इन टाइम फॉर डिनर, तो ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। ये मुश्किल टॉपिक होता है इंग्लिश के अंदर, प्रीपोजिशन वाला। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द मैनेजर इज इल। ये सवाल आपको आया था आपका मतलब फ्रेजल वर्ब से। ये भी एक मुश्किल टॉपिक है, बहुत सारे होते हैं ये। नोबडी नोज from where you are going to get in your examination. The manager is ill, we will have to blank the waiting। तो यहाँ पर होगा आपका put off। put off का मतलब होगा टाल देना, मतलब होगा। इसमें से बताना था आपको स्पेलिंग जो है कौन सी ठीक है। ये वर्ड आपने सुना होगा, अक्सर देखा होगा, ये आपका रेंडेवू है ना, ये एक आपका फ्रेंच वर्ड है। तो ये इसमें भी बहुत सारे बच्चे अटके होंगे, इस सवाल के अंदर बहुत सारे अटके होंगे। तो इसमें जो है ना पहली वाली स्पेलिंग RENDEZVOUS, ये इसका सही जो है स्पेलिंग है, तो ऑप्शन ए सही आंसर इसका होगा। इस सवाल ऐसा नहीं था कि कॉन्सेप्ट है कोई। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका, द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज जनरली टर्म्ड एज। तो जो ये आपका फोबिया वाला जो पार्ट होता है उससे जो सवाल आया था, तो पब्लिक स्पीकिंग का डर को बोलते हैं हम ग्लॉसोफोबिया। इसमें आपका 3 वर्ड्स आपको और थे। ये आपका पहला वाला वर्ड टाइपोफोबिया, लेकिन ये आपका ट्राइपोफोबिया होगा। दोस्तों इसका ये होता है मतलब फियर ऑफ होल्स जो होता है वो होता है आपका। एरोफोबिया होता है मतलब फियर ऑफ आपका फ्लाइंग। जीनोफोबिया होता है फियर ऑफ फॉरनर। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, ग्लॉसोफोबिया सही आंसर है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर, आई हैव बीन वेटिंग हेयर। तो उसके लिए दोस्तों हम जब ऐसा टाइम होगा पीरियड तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे, और अगर मतलब पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पर आएगा फॉर 2 आवर्स। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल आपको आया था मतलब फिगर ऑफ स्पीच से। दोस्तों लाइफ इज़ बिटर स्वीट, इसके अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई है दोस्तों, ये है बिटर स्वीट। दोस्तों ये है आपका ऑक्सीमोरोन।
या आपके दो डिफरेंट जो है क्वालिटी एक साथ बोली गई है, मतलब बिटर भी है और स्वीट भी है, तो ये इस टाइप की स्पीच में होता है ऑक्सीमोरोन। तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था बोन ऑफ कंटेंशन, ये आपका है ईडीएम, बहुत ही कॉमन ईडीएम है दोस्तों। इसका होगा अ पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट, किसी कोई बात है ऐसी इस पर आप इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ योर बोन ऑफ कंटेंशन। तो ऑप्शन जो है बी जो है सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये आया था आपको जेंडर वाला, मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन। दोस्तों मेयर का ऑपोजिट क्या होगा? अब नॉर्मली जो है मेयर का ऑपोजिट लोग हॉर्स पढ़ते हैं, तो हॉर्स उसमें ऑप्शन है नहीं। तो हॉर्स वैसे जो नॉर्मल मतलब जो ज़्यादा आप थोड़ा जाएंगे डिटेल के अंदर, तो जो मेल हॉर्स जो है ना वो एक कॉमन होता है, दोनों के लिए हॉर्स इस्तेमाल होता है, तो वो एक तरह से इसे हम बोलते हैं ना कॉमन जेंडर है। लेकिन यहाँ पर जो आपका मैस्कुलिन है उसको बोलते हैं स्टालियन। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल भी दोस्तों आपको आया था ईडीएम से आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ईडीएम मीन्स वेरी फ्रेंडली? आपके ऑप्शन थे इन अ लॉन्ग रन, एट द एंड ऑफ वंस टीथर, बैड ब्लड, चौथा एज थिक एज थीव्स। उसमें ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। एज थिक एज थीव्स का मतलब होता है बहुत क्लोज हैं एक दूसरे, दे आर एज थिक एज थीव्स। क्योंकि देखा चोर बड़े आपस में बड़े एकदम बड़े मतलब मेल जोल से रहते हैं ना, सबको जानते हैं कौन क्या कहाँ क्या करने वाला। तो एज थिक एज थीव्स का मतलब वेरी फ्रेंडली। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था सेलेक्ट द वर्ड ऑड वर्ड। इसमें से आपको ऑड बताना था। आपके ऑप्शन है टॉस, कैच, थ्रो, हर्ल। तो टॉस करना उछालना होता है, कैच करना पकड़ना होता है, थ्रो माने फेंकना होता है दोस्तों, और हर्ल माने फेंकना होता है। तो तीनों फेंकना उछालना वो एक ही बात है। तो कैच माने पकड़ना होता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ये तीनों से अलग है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आता है आई वॉज एनॉयड ब्लैंक हर कंडक्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एनॉयड विद, एनॉयड एट, एनॉयड एट समथिंग, एनॉयड विद समवन। अब ये किसी के कॉन्डक्ट पे एनॉयड है, तो उसमें क्या होगा? एनॉयड एट हर कंडक्ट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिसएग्रीएबल ऑब्जेक्ट और इवेंट बाय एन एग्रीएबल नेम है। दोस्तों ये बहुत मुश्किल लगा होगा बच्चों को, ये भी सवाल आया था आपका फिगर ऑफ स्पीच से दोस्तों। यहाँ दोस्तों एक टर्म होता है आपका यूफेमिज्म। यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसा कोई बात है जिसको आप खुले तौर पे नहीं बोलेंगे जो वो सिचुएशन, लेकिन आप उसको घुमा फिरा के बोल देते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। तो वही आपसे बोल रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिसएग्रीएबल ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसे किसी को पागल बोलो डायरेक्टली तो बुरा लगेगा, लेकिन उसको अगर आप किसी मतलब एग्रीएबल नाम से बोल दो, मतलब लोग उसको मतलब बर्दाश्त कर लें। तो जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसे किसी को लंगड़ा है उसको आप बोलते हैं भाई तुम लंगड़े हो, तो ज़रा सुनने में बुरा लगता है, उसको आप बोल देते हैं मतलब फिजिकली चैलेंज्ड। तो वो एक एग्रीएबल टर्म है, तो उसको लोगों ने मान लिया है, तो इसको बोलते हैं यूफेमिज्म। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल बी द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक नाउन है, कौन सा इसका वर्ब होगा? तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो सही होगा, ग्लोबलाइज। ये एक सही इसका वर्ब है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था द सिनोनिम फॉर डोमिनेशन इज। आपके ऑप्शन थे सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, सबसर्वियंस, डिफायंस। उसमें इसका जो यहाँ पर सिनोनिम है वो है सोवरेनिटी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था द वर्ड रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट का मतलब क्या होता है? तो आपके रेमिनिसेंट का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जो किसी चीज़ की याद दिलाती है आपको, उसको बोलते हैं रेमिनिसेंट। आपके ऑप्शन थे रिवीजन, मिसिंग समथिंग, आपके रिमाइंडिंग ऑफ समथिंग और रिडक्शन। तो ऑप्शन सी जो है कि रिमाइंडिंग ऑफ समथिंग, कुछ चीज़ अगर आपके रेमिनिसेंट है इसका मतलब ये है कि वो चीज़ किसी चीज़ की आपको याद दिला रही है। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर कल्चरल हैगेमनी कैन बी इंटरप्रेटेड एज। दोस्तों ये कार्ल मार्क्स की एक फिलॉसफी का सवाल आपको आया था। assimilation of different cultures, propagation of subcultures, synthesis of different classes, influence of the ruling class, perception over other। दोस्तों देखा होगा आपने कि जो आपके अभी भी ये बात बहुत कॉमन है, जो लोग रूल करते हैं ना उनकी ही सोच जो है ना वो कॉमन लोगों पर चल रही होती है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ द रूलिंग क्लास, परसेप्शन ओवर अदर्स। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था अ पॉड ऑफ डॉल्फिन्स वॉज साइटेड ड्यूरिंग रेन्स इन द अरेबियन सी। पॉड का मतलब क्या था? पॉड का मतलब यहाँ पर क्या होगा? ग्रुप। ये आपको आ गया था कलेक्टिव नाउन से। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था व्हाट डज द वर्ड क्यूजीन मीन्स। क्यूजीन ये आसान था लेकिन कई बच्चों को शायद मुश्किल लगा होगा। क्यूजीन का मतलब होता है फूड। सुना होगा अक्सर, ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, अगर आप पढ़ते होंगे ऑनलाइन जाते होंगे खाने में जहाँ जहाँ
खाने के पोस्टर वगैरह लगे होते हैं, वहाँ ये वर्ड मिल जाता है बहुत नॉर्मली। क्विजीन का मतलब होता है फूड। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये भी आपको आया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ ट्रेडर हु सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द स्ट्रीट इज कॉल्ड। जो लोग बाहर रोड साइड पे फ्रूट्स वेजिटेबल बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ये थोड़ा मुश्किल आ गया था, कई लोगों ने इसको सुना नहीं हो, लेकिन 3 ऑप्शन जो और हैं, कन्फेक्शन बोलते हैं मिठाई वाला, दोस्तों आपका ड्रेपर होता है जो कपड़ा बेचता है, कॉस्टरमोंगर इसको बोलते हैं जो कि बाहर घूम घूम के सब्जियां और फल बेचता है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये कंडीशन से आया था, ब्लैंक ही बिहेव्स वेल मैरी विल नॉट टॉक टू हिम अगेन। सो यहाँ पर होगा आपका, इसमें आपका ऑप्शन थे ऑल्दो, अनलेस, इफ, इन द इवेंट दैट। तो यहाँ पर दोस्तों होगा अनलेस, अनलेस ही बिहेव्स वेल मैरी विल नॉट टॉक टू हिम अगेन। तो यही सवाल आया था कंडीशन से, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर इसमें होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल भी आपको आया था, प्रीपोजिशनल फ्रेज से, ही ब्लैंक द क्राइसिस प्रेटी वेल, चेक्ड इन, पुल्ड अप, पुल थ्रू, चेक्ड अप। दोस्तों ये होगा पुल थ्रू का मतलब होता है आप किसी भी मुसीबत से निकल जाते हैं, तो वहाँ पर उसको बोलते हैं पुल थ्रू। तो यहाँ पर क्या होगा, ही पुल्ड थ्रू द क्राइसिस प्रेटी वेल। तो ऑप्शन जो सी है आपको सही आंसर होगा। सो लास्ट आपको आया था, ये भी शायद बच्चों को मुश्किल लगा होगा क्योंकि ये सवाल नॉर्मली थोड़ा डिफरेंट था, ये नॉर्मल सवाल नहीं था। स्प्लिंट आपको बताना था इनकरेक्ट फ्रेज कौन सा है। अ स्प्लिंटर ऑफ ग्लास, मैनी पीसेज ऑफ लगेज, अ श्रीक ऑफ लाफ्टर, अ बीम ऑफ लाइट। अभी दोस्तों ये एक तरह से बोलेंगे, ये भी आपका जो है ना वो है मतलब कलेक्टिव नाउन है दोस्तों। यहाँ पर मैनी पीस ऑफ लगेज ठीक है, अ स्प्लिंटर ऑफ ग्लास ये भी ठीक है, अ बीम ऑफ लाइट भी ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो है ना श्रीक ऑफ लाफ्टर, हंसने में श्रीक नहीं होता, क्राई में आता है ना, श्रीक ऑफ जो मतलब ये क्राई जो है आपका, श्रीक जो है ना वो रोने के लिए आता है, क्राई के लिए आता है। तो यहाँ पर लाफ्टर के लिए ये नहीं आएगा दोस्तों। तो ये था आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो ये मैंने बताया आपको इंग्लिश वाला सेक्शन AME BEd 2023। इसके बाद 2 सेक्शन और रहेगा, उनको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सब्सक्राइब कर लें, नोट्स चाहिए, कोचिंग चाहिए, नंबर आपको स्क्रीन पर दिए हुआ है। जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा होगा। सीट्स बहुत कम है यहाँ पर, हर जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कम होती हैं, तो आपको बहुत पहले से ही उसके लिए तैयारी करना पड़ती है, जब आप क्वालिफाई कर पाएंगे। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।